ओके, नेक्स्ट जो टॉपिक आता है हमारे पास यूनिट 4 के अंदर, दैट इज़ रिगार्डिंग कॉम्पनसेशन। ठीक है, ये आप समझ लो कि यूनिट 4 का सेकंड फेज़ है जो हम शुरू कर रहे हैं। सो देखते हैं क्या है। देखो, कॉम्पनसेशन का मतलब क्या होता है। आप जैसे कॉम्पनसेशन लिटरल मीनिंग अगर मैं बताऊँ, कॉम्पनसेट कर रहे हो किसी को। लेट से किसी ने मेरी चॉकलेट खा ली, सो मैं अपना लॉस कॉम्पनसेट करने के लिए उससे 20 रुपये ले लूँगा, अज्यूमिंग कि 20 रुपये की चॉकलेट थी। ठीक है, तो अगर एम्प्लॉई ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहा है, उसको अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, तो वो उस सर्विस के कॉम्पनसेशन में ऑर्गेनाइजेशन उसको वापस भी तो कुछ देगी, उसे कॉम्पनसेट करने के लिए कि तूने मुझे जो सर्विस दी उसके बदले में तेरी मेहनत के पैसे जो है तुझे दे रहा हूँ, तुझे कॉम्पनसेट कर रहा हूँ मैं, राइट। सो दैट इज़ कॉल्ड कॉम्पनसेशन। बेसिकली पैसा जो मिल रहा है दैट इज़ कॉम्पनसेशन, बिकॉज दैट इज़ द मेन थिंग हाउ employees are rewarded in the corporate culture in any country. So that is how compensation works. तो meaning of compensation basically वो रिवॉर्ड जो आप एम्प्लॉय को दे रहे हो फॉर देयर सर्विसेज। ठीक है, अब अगेन एक चीज़ तो ऑब्वियसली ये है कि ज़रूरी नहीं है कि वो फाइनेंशियल टर्म्स में हो, नॉन फाइनेंशियल भी रिवॉर्ड्स होते हैं। अब आप बोलोगे नॉन फाइनेंशियल कैसे कॉम्पनसेशन होता है। अगर आपको थोड़ा एग्जांपल्स दूँ मैं, लेट से पेड लीव्स मिलती हैं, है ना। बहुत सारी कंपनीज पेड लीव्स देती हैं, बहुत सारी कंपनीज कुछ क्लब मेंबरशिप्स देती हैं, क्रेडिट कार्ड्स देती हैं, इंश्योरेंस स्कीम्स देती हैं। अब ये सब क्या बोलोगे आप, फाइनेंशियल रिवॉर्ड तो नहीं है। फाइनेंशियल रिवॉर्ड तो वो वाले हो गए ना, जैसे सैलरी हो गया, वेजेस हो गया, बोनस हो गया, है ना। बट लेट से ईसॉप्स का अगर अपने पढ़ रखा हो, ईसॉप्स मिल रहे हैं अगर, तो आप क्या बोलोगे, वो फाइनेंशियल रिवॉर्ड थोड़ी है। तो नॉट नेसेसरीली फाइनेंशियल, इट कुड बी नॉन फाइनेंशियल ऑल्सो। सो बेसिकली टर्म जो आप यूज़ करोगे वो है रिवॉर्ड टू द एम्प्लॉय फॉर देयर सर्विसेज रेंडर टू ऑर्गेनाइजेशन। इट कुड बी फाइनेंशियल, इट कुड बी नॉन फाइनेंशियल, राइट। देन दे क्यों रहे हैं कॉम्पनसेशन, रीज़न, केपेबल एम्प्लॉयज़ आर अट्रैक्टेड। लोगों को लगे तो सही कि हम इतना टैलेंट, इतनी स्किल ला रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उस स्किल के बदले में कुछ मिलना भी तो चाहिए, राइट। सो दैट इज़ द मोटिवेशन, है ना। पैसा ही मोटिवेशन होती है काम का। एम्प्लॉयज़ डू नॉट लीव द एम्प्लॉयर फ्रीक्वेंटली। अगर अच्छी खासी पैकेज मिल रहा है आपको, अच्छे खासे बेनिफिट्स और भी बहुत सारे मिल रहे हैं, तो कोई भी छोड़ने से पहले ना कंपनी बहुत 2 बार सोचेगा, 3 बार सोचेगा, राइट। सो दैट इज़ देयर। एलिमेंट्स मैंने आपको बताया है, एक तो फाइनेंशियल हो गया जैसे वेजेस, सैलरी, बोनस, या फिर नॉन फाइनेंशियल जैसे पेड हॉलीडेज, प्रीमियम, रिटायरमेंट बेनिफिट्स मिलते हैं, मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलती हैं, हाउसिंग ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ मिलती है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। पर्पज़ ये तो मैं ऊपर अभी बता ही चुका हूँ, अट्रैक्ट करना टैलेंट को, फिर टैलेंट को रिटेन करना कि वो लॉन्ग लॉन्ग टाइम तक रहे, टिके ऑर्गेनाइजेशन में, मोटिवेटेड रहे कि अब टिका है तो काम भी अच्छे से करे मोटिवेटेड होके। तो ये तीनों आपके पर्पज़ है, इसमें कुछ और एक्स्ट्रा सोचने की ज़रूरत नहीं है, राइट। देन आप आ जाओ मेन चीज़ पे। ये जो कॉम्पनसेशन की हम बात कर रहे हैं, ये दो उसमें कैटेगरीज में आप डिवाइड करते हो। एक होता है बेस कॉम्पनसेशन। बेस कॉम्पनसेशन कैसे, जो आपका बेसिक पे होता है, बेसिक पे, जैसे सैलरी, आपको जो बेसिक सैलरी मिल रही है, या लेट से जो वेजेस मिलते हैं किसी वर्कर्स को, वो वाले बेस कॉम्पनसेशन है, बेसिक पे, राइट। देन वी हैव सम सप्लीमेंट्री कॉम्पनसेशन ऑल्सो। सप्लीमेंट्री कॉम्पनसेशन नाम से पता लग रहा है, जो इस बेस कॉम्पनसेशन को सप्लीमेंट करे, है ना। जैसे कि फ्रिंज बेनिफिट्स की बात करते हो आप, फ्रिंज बेनिफिट्स, है ना, जो भी छोटे मोटे और बेनिफिट्स आपको मिल रहे हैं, सप्लीमेंट्री कॉम्पनसेशन है वो। जैसे ऊपर जो ये भी मैंने आपको बताया है, ये वाले एक्स्ट्रा वाले जो थे, सो दे वर ऑल सप्लीमेंट्री कॉम्पनसेशन। पढ़ते हैं हम डिटेल में, पहले हम बेस कॉम्पनसेशन पढ़ रहे हैं। वेजेस और सैलरी दोनों में फ़र्क पता होना चाहिए। वेजेस आप कब दे रहे हो, लेट से कोई वर्कर है जो कि फैक्ट्री में काम कर रहा है, राइट, तो आप उसको वेजेस दे रहे हो। कोई एम्प्लॉई है जो ऑफिस में काम कर रहा है, तो आप उसको सैलरी दे रहे हो। देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम, राइट। सो दैट ऑल्सो यू शुड नो, राइट। वेजेस आप दे सकते हो बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ यूनिट्स, है ना। 10 यूनिट्स बनाएगा इतना मिलेगा, 20 यूनिट्स बनाएगा इतना मिलेगा, फैक्ट्री में ऐसे ही होता है। या फिर आप टाइम स्पेंड के बेसिस पे देते हो कि जैसे दिहाड़ी है ना, 1 दिन की दिहाड़ी, 2 दिन की दिहाड़ी, तो दैट इज़ बेसिकली कि तू जितना टाइम लगाएगा उतना तेरे को पैसे मिल जाएंगे,
है ना, हर दिन का तेरा एक पेमेंट है या हर वीक का पेमेंट है, जैसे भी। सैलरी यूजुअली क्या होती है, हर महीने की पहली तारीख को आती है, सो दैट इज़ बेसिकली समथिंग जो पहले से फिक्स्ड होती है, डिसाइडेड होती है, प्री डिसाइडेड होती है, एंड देन आप उसको एम्प्लॉय को देते हो, राइट। सो ये सब आपको पता होना चाहिए। कॉम्प्लेंट बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए कंपोनेंट्स ऑफ बेस कॉम्पनसेशन, जैसे मैंने यहाँ आपको बताए थे। ये रहा बेस कॉम्पनसेशन। एक तो मैंने आपको बताया है ये वाला बेसिक पे, है ना, हेडिंग क्या थी, बेस कॉम्पनसेशन। एंड एक तो मैंने आपको बताया बेसिक पे। बेसिक पे के अंदर आए थे सैलरी और वेजेस। अब ये सैलरी वेजेस हो गए बेसिक पे। बेसिक पे के अलावा भी कुछ चीज़ें होती हैं जो होती हैं, आप उन्हें बोलते हो अलाउंसेस। अलाउंसेस, अगर आपने इनकम टैक्स सब्जेक्ट ओके, नहीं मेरे ख्याल वो 4th सेमेस्टर में आता है, बट ओके अलाउंसेस बता देता हूँ। बेसिकली अपने सैलरी के साथ में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें जो आप देते हो कई बार, रिलेटेड टू लेट्स से ट्रांसपोर्टेशन, रिलेटेड टू हाउसिंग, दैट काइंड ऑफ फैसिलिटीज़ के लिए पेमेंट, ठीक है, इन मनी फाइनेंशियल टर्म्स, वो अलाउंसेस होते हैं। जैसे कि मान लो एक एम्प्लॉय है जिसको हर महीना 20,000 मिलता है फॉर द ट्रांसपोर्टेशन, कि भैया तू घर से आता है ऑफिस, तो तेरा रोज़ का कैब में खर्चा जा रहा है, उसके लिए तेरे को एक अलाउंस दे दिया 20,000 रुपये। या तू घर से दूर रहता है, रेंट पे रहता है, तो मैंने तेरे को महीने का 20,000 रुपया दिया जो तू एज अ रेंट यूज़ कर सकता है, दैट इज़ अलाउंस। या फिर लेट्स से देयर इज़ समथिंग कॉल्ड डीए, दैट इज़ कॉल्ड डियरनेस अलाउंस। डियरनेस समझते हो, कोई चीज़ कितनी प्यारी है आपको, बेसिकली उसकी कीमत क्या है, राइट। सो कीमती होती है कोई चीज़ें। सो डियरनेस अलाउंस इज बेसिकली इन्फ्लेशन वगैरह के लिए, है ना, कि कोई सी जगह पे इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, बट महंगाई ज़्यादा है, तो उस एम्प्लॉय को आप उस जगह रख रहे हो, तो यू हैव टू कॉम्पनसेट, कि भैया इतनी महंगाई में वो रह रहा है तो थोड़ा तो कॉम्पनसेशन दो, दैट इज़ कॉल्ड डियरनेस अलाउंस। देर इज़ समथिंग कॉल्ड सिटी कॉम्पनसेटरी अलाउंस। कोई बड़े शहर में रह रहा है, मेट्रोपॉलिटन सिटी में रह रहा है, सो आप वहाँ के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मैच करवाने के लिए सिटी कॉम्पनसेटरी अलाउंस देते हो। कोई मेडिकल अलाउंस दे सकते हो, बहुत तरह के होता है, राइट। तो ये सब अलाउंसेस भी आपका बेस कॉम्पनसेशन में ही आता है। तो कंपोनेंट्स की जब बात हो रही है, एक तो आपने बेसिक पे मैंने बताया, और दूसरा अलाउंसेस, ये सारे जो है ये अलाउंसेस है, ठीक है। डियरनेस अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, सिटी कॉम्पनसेटरी अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, अदर अलाउंस। अदर में जैसे एंटरटेनमेंट अलाउंस, फूड अलाउंस, ये सब भी होते हैं ना, कि तेरा रोज़ का फूड का खर्चे के लिए थोड़ा बहुत पैसा दे दिया, उस टाइप का। एंटरटेनमेंट की चल महीने की 2 मूवीज़ देख के आएगा तो उसका थोड़ा पैसा मिले। अगेन हर ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होता, बट कुछ कुछ ऑर्गेनाइजेशंस में होता है। फैक्टर्स अफेक्टिंग वेज या कॉम्पनसेशन, आप किस हिसाब से वेजेस डिसाइड करते हो? एक तो है डिमांड एंड सप्लाई, कि मार्केट को देखते हो आप, है ना, मार्केट में जो रेट चल रहा है, दैट इज़ यू कॉल इट व्हाट, गोइंग वेज रेट। गोइंग वेज रेट यानी मार्केट में क्या रेट चल रहा है ना, उसको भी टर्म दे रखा है, गोइंग वेज रेट। सो गोइंग वेज रेट की बाकी जो पूरी मार्केट में सारे एम्प्लॉयर्स हैं, उन सबको बेसिकली जैसे नॉर्मल किसी कमोडिटी का प्राइस कैलकुलेट करते हैं, उसका डीएक्स डिमांड, उसका सप्लाई, और फिर वेर एवर दे मीट वहाँ इक्विलिब्रियम आता है। सो वैसे ही लेबर्स का है, लेबर्स का या एम्प्लॉयज़ का है ना, कितनी डिमांड है मार्केट में, कितनी सप्लाई है। अगर डिमांड बहुत ज़्यादा है लेकिन सप्लाई बहुत कम है, तो सबको जो है एम्प्लॉयज़ जो है उनको काफ़ी अच्छी सैलरी मिलेगी, है ना, सैलरी विल इंक्रीज़। लेकिन वही मान लो डिमांड बहुत कम है, सप्लाई बहुत ज़्यादा है, तो कम सैलरी देंगे, क्योंकि पता है कि भैया जॉब मिलना ही बहुत बड़ी बात थी इस मार्केट में, है ना। डिमांड इतनी कम है, इतने सारे लोग ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो सैलरी कम में भी चलता है, राइट। सो ये चीज़ें डिसाइड करती हैं वेजेस या कॉम्पनसेशन। देन देर इज़ समथिंग कॉल्ड कैपेसिटी टू पे। बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन की हैसियत, है ना, ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ी है तो अच्छा खासा पैसा देगी, ऑर्गेनाइजेशन छोटी है तो थोड़ा कम पैसा देगी, राइट। तो ये सब चीज़ें चलती रहती है। दिस इज़ ऑल्सो वन फैक्टर। कॉस्ट ऑफ लिविंग, अगेन मान लो जिस जगह पे वो ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ क्या कॉस्ट ऑफ लिविंग है, या ऑर्गेनाइजेशन को जहाँ ऑफिस बनाना है या ऑफिस जो बना रखा है वो किस टाइप का है, तो वो सब कॉस्ट ऑफ लिविंग एक रहती है। इन्फ्लेशन वगैरह कंसिडर करते हो आप, एंड उस हिसाब से आप देते हो, कि अगर मान लो कॉस्ट ऑफ लिविंग पता है आपको इस शहर में बहुत ज़्यादा है, तो आप सबको थोड़ी नॉर्मल से ज़्यादा वेजेस दोगे। प्रोडक्टिविटी ऑफ वर्कर्स, जैसे वेजेस कई बार मैंने बोला ना, प्रोडक्शन के हिसाब से होता है। 10 यूनिट्स बनाओगे तो इतने मिलेगा, 100 बनाओगे तो उसका 10 गुना मिलेगा, ऐसा। ट्रेड यूनियंस, कई बार
ट्रेड यूनियंस भी एक प्रेशर बना देती हैं, है ना, ऑर्गेनाइजेशंस में, मैनेजमेंट पे, है ना। तो ये प्रेशर या इनकी बारगेनिंग बहुत काम आ जाती है कई बार। सो उन उस हिसाब से भी वो कई बार बढ़ा देते हैं सैलरी वगैरह। देन वेज लॉज तो आपको केटर करना ही है, नहीं तो आप लीगल उस चीज़ में फंस जाओगे, है ना। जैसे मिनिमम वेजेस है तो वो आपको देना ही है, वो तो कोई भी डिनाई नहीं कर सकता, तो ये भी एक फैक्टर है। देन प्रिवेलिंग वेज रेट ये कि आपकी टाइप की जो कंपनी है बहुत सारी होगी मार्केट में, तो वो बाकी सब क्या दे रही हैं वो सब आप देखते हो। या फिर आप प्रिवेलिंग वेज रेट में ये देखते हो कि सिर्फ आपकी टाइप की कंपनी ही नहीं, इन जनरल भी और कोई अगर मार्केट में कोई और तरह का भी काम चल रहा है तो किस लेवल का वेजेस चल रहा है उस हिसाब से, है ना। सो दिस इज़ थोड़ा सा डिफरेंट फ्रॉम द गोइंग वेज रेट। ठीक है, इसके अलावा ये भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बट ये बहुत मिनिमम फैक्टर रखते हैं, जैसे वर्कर की कैपेसिटी या उसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, वर्क एक्सपीरियंस, है ना। ये सब चीज़ें भी बहुत माइन्यूटली ही सही बट इम्पैक्ट तो करती हैं आपकी सैलरी को। तो ये जो मैंने सारी चीज़ें बताई ये किस रिलेटेड थी, बेस कॉम्पनसेशन के रिलेटेड। अब बेस कॉम्पनसेशन के अलावा देर इज़ समथिंग यू कॉल इट सप्लीमेंट्री कॉम्पनसेशन, जो मैंने आपको बोला था फ्रिंज बेनिफिट्स। फ्रिंज का मतलब छोटे मोटे बेनिफिट्स जो होते हैं। अब छोटे मोटे बेनिफिट्स नाम से हैं, वैसे बहुत बड़े बेनिफिट्स भी होते हैं। कैसे, जैसे हाउसिंग रिलेटेड बेनिफिट्स, ये वो है जो नॉन फाइनेंशियल मेजरली होते हैं, मेजरली नॉन फाइनेंशियल होते हैं, जो आपको बेस कॉम्पनसेशन के अलावा देना होता है, राइट। सो ये एम्प्लॉय के बेनिफिट्स के लिए होते हैं। आप इसको पर्पस पढ़ोगे आपको समझ में आएगा। पर्पस तो जैसे जैसे देखो बेस वाले के जो थे वही हैं ना, इसको अट्रैक्ट करना, रिटेन करना, मोटिवेट करना। देन जो बेनिफिट्स दे रहे हो उसकी वजह से क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ बढ़ेगा, हेल्थ बढ़ेगा। जैसे आप मेडिकल का कुछ जो है एड देते हो, मेडिकल एड इज़ टाइप ऑफ फ्रिंज बेनिफिट। सो वो हेल्थ को इम्प्रूव करेगा, सिक्योरिटी देगा, है ना। बिकॉज ये सब चीज़ें एक तरह से सेंस ऑफ सोशल सिक्योरिटी भी दे रहे हैं और एक तरह से फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी दे रहे हैं। जैसे इंश्योरेंस वगैरह अगर आप करा रहे हो ना, तो दिस इज़ गिविंग सिक्योरिटी, राइट। वेलफेयर बढ़ा रहे हो, मोराल बढ़ा रहे हो, पब्लिक इमेज ऑफ द कंपनी, है ना। कंपनी की एक इमेज मार्केट में बन जाती है कि ये वाली कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को बहुत सारे फ्रिंज बेनिफिट्स देती है, गुडीज़ दे दिए, या फिर कोई बोलते हैं वो क्रेडिट कार्ड्स वगैरह दे देती हैं, कोई क्लब मेंबरशिप्स दे देती हैं, तो ये सब। ठीक है। टाइप्स ऑफ फ्रिंज बेनिफिट्स, पहला है पेमेंट फॉर टाइम नॉट वर्कड। जैसे आपको याद हो मैंने बोला था पेड लीव्स मिल जाती हैं आपको। दैट इज़ व्हाट कि आपने 2 दिन काम नहीं किया बट आप छुट्टी पे थे, बट आपको सैलरी उस दिन की मिलती है, राइट। सो दैट इज़ हर हर जो कंपनी है, फर्म है, उसमें देर आर सर्टन नंबर ऑफ पेड लीव्स जो मिलती ही हैं हर एम्प्लॉय को। सो दैट इज़ पेमेंट फॉर द टाइम नॉट वर्क, इट इज़ अ फ्रिंज बेनिफिट। प्रोटेक्शन अगेंस्ट हैज़ार्ड्स, जैसे इंश्योरेंस करवा रखा है, या इन जनरल एम्प्लॉय की जगह बहुत सारे फायर एक्सटिंग्विशर्स लगे हुए हैं, ऑल दैट इज़ प्रोटेक्शन अगेंस्ट हैज़र्ड्स, इट्स ऑल्सो अ काइंड ऑफ बेनिफिट ओनली दैट यू आर गिविंग। देन एम्प्लॉय सर्विसेज कैसे, जैसे जहाँ पे आपका मान लो ऑफिस है, वहाँ ऑफिस में एक कैंटीन लगी हुई है, या एक एम्बुलेंस सर्विस है, या फिर लेट्स से जिम लगा हुआ है, कोई स्पोर्ट्स वाला ग्राउंड है, तो ऑल दीज आर एम्प्लॉय के लिए एडिशनल सर्विसेज जो आपने रख रखी हैं अपनी जगह में। अगेन ये जगह में जो रख रखी हैं, ये जगह से बाहर भी कई बार हो जाती हैं सर्विसेज। बेसिकली 2 टाइप की होती हैं, ये इंट्राम्यूरल एंड एक्स्ट्रा म्यूरल। आई थिंक ये बाद में आएगा बट देखते हैं। फिर है लीगल पेमेंट्स, जैसे इंश्योरेंस वाली है वो लीगली पेमेंट करनी होती है। ओल्ड एज बेनिफिट्स जो होते हैं जैसे प्रोविडेंट फंड वगैरह है ना, ये सब यू हैव टू डू इट, आप उससे पीछे नहीं हट सकते, राइट। सो ये मैंडेटरी कंपलसरी होती है। देन ओल्ड एज एंड रिटायरमेंट बेनिफिट्स, इसमें बेसिकली ओके प्रोविडेंट फंड इन सब में भी आएगा, है ना, ओल्ड एज एंड रिटायरमेंट बेनिफिट्स में आता है ये, बट अगेन इट्स अ लीगल पेमेंट एज वेल। तो देखते हैं ये सब जो हमने देखा इसमें, है ना, पेंशन, ग्रेट्युटी, पीएफ, ये सब चीज़ें आपकी ओल्ड एज एंड रिटायरमेंट बेनिफिट्स में आती है। इट फॉर्म्स अ मेजर पार्ट, ये आपको लिखना ही चाहिए जब आप एक्सप्लेन करोगे फ्रिंज बेनिफिट्स को, राइट। आगे चलते हैं। एक चीज़ होती है, जैसे मैंने आपको 2 चीज़ें बताई थी ना, वहाँ एक बेस कॉम्पनसेशन, सप्लीमेंट्री कॉम्पनसेशन, इनके अलावा एक परक्यूजिट्स या पर्क्स नाम से भी होता है।
कुछ अलग चीज़ नहीं है, इट इज़ जस्ट बेनिफिट्स के लिए ही होता है एम्प्लॉयज़ के। परक्यूजिट्स पूरा नाम है, पर्क्स बोलते हो आप इसको। बेसिकली जैसे आपको ड्राइवर दे दिया है ना, जो आपको घर से ऑफिस तक रोज़ छोड़ के जाएगा, या मैं जो बताता हूँ क्लब मेंबरशिप या फिर क्रेडिट कार्ड्स, ये सब जो देते हो ये पर्क्स में आ जाता है ज़्यादा। इट्स नॉट अ फ्रिंज बेनिफिट, बट यू कैन काउंट फ्रिंज बेनिफिट्स इन दिस एज वेल। बट अलग से नाम दे रखा है, तो आप याद रख लो, अच्छी बात है। दैट इज़ परक्यूजिट्स, ठीक है। देन डिफरेंस तो बेस कॉम्पेंसेशन अगेन, पेमेंट्स टू द वर्कर्स इन वेजेस एंड सैलरीज, एंड वो मैंने आपको बताया फ्रिंज बेनिफिट्स। दे आर पेड इन कैश एंड दे आर यूजुअली सर्विसेज और बेनिफिट्स की फॉर्म, है ना। अब वो सर्विसेज एंड बेनिफिट्स मोस्टली नॉन फाइनेंशियल है, बट कुछ फाइनेंशियल भी हैं, जैसे इंश्योरेंस वगैरह है, उसका प्रीमियम तो आप फाइनेंशियल फर्म्स में ही दोगे ना। सो या दे आर पेड टू कॉम्पनसेट फॉर द सर्विसेज। दे आर यूजुअली की एफिशिएंसी बढ़ जाए, रिटेन करना है ना, बिकॉज उन्हें अच्छा लगे। से बेनिफिट्स और सर्विसेज तो इसलिए दे रहे हो ना, दैट दे फील बेटर इन द ऑर्गेनाइजेशन। देन दे आर डिटरमाइंड बाय जॉब इवैल्यूएशन, डिमांड एंड सप्लाई कैपेसिटी, जो भी मैंने फैक्टर्स बताए थे। सप्लीमेंट्री के फैक्टर्स क्या हैं, जस्ट कि एम्प्लॉई ऑर्गेनाइजेशन की हिस्ट्री, फिलॉसफी, कैपेसिटी टू स्पेंड, कितना बेनिफिट्स पे स्पेंड वगैरह कर सकती है, नीड टू रिटेन टैलेंटेड, डिज़ायर टू इन्हांस पब्लिक इमेज, बेसिकली थोड़ी एक्सटर्नल टाइप की चीज़ें, सुपरफिशियल चीज़ें, है ना, सप्लीमेंट्री उन सब के लिए। ओके, नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारे पास, दैट इज़ रिगार्डिंग कॉम्पेंसेशन पॉलिसीज़। देखो, पॉलिसीज़ जैसे मैंने आपको बताया था, ट्रांसफ़र पॉलिसी थी, प्रमोशन पॉलिसी थी, इसी तरीके से कंपनसेशन रिलेटेड भी आप एक पॉलिसी बनाते हो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, जिसमें आप डिसाइड करते हो क्या क्राइटेरिया रहना चाहिए कॉम्पनसेशन का, है ना। बेसिकली आप दो उसमें डिवाइड करते हो। वन इज़ अ ट्रेडिशनल अप्रोच, जिसमें आप बस इतना देखते हो कि जो मेन काम थे ना, जैसे एम्प्लॉयज़ को कॉम्पनसेशन देने के 3 टास्क, जो ऑब्जेक्टिव्स मैंने सबसे पहले आपको बताए थे, वो ये था, एक तो मुझे लोगों को अट्रैक्ट करना है, फिर वो अट्रैक्ट करके अपनी ऑर्गेनाइजेशन में आएंगे तो उन्हें सस्टेन करना है, रिटेन रखना है, एंड फिर रिटेन करके उन्हें मोटिवेटेड रखना है, ताकि वो खुद से काम जो है अच्छे से कर पाए। ये 3 ही काम थे, तो मैं उतने ही, ट्रेडिशनल अप्रोच ये बोलती है कि उतनी कॉम्पनसेशन दो जितना सफिशिएंट रहे अट्रैक्ट, रिटेन और मोटिवेटेड रखने में एम्प्लॉयज़ को। दैट शुड बी द क्राइटेरिया। बट एक है फार्मूला बेस्ड अप्रोच, जिसमें आप कैलकुलेट करते हो बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स, या फिर लेट्स से कॉस्ट ऑफ लिविंग को लेके, कॉस्ट ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड्स, या नॉर्मल, लेट्स से इफ़ यू रिमेंबर, एग्जांपल बताऊँ तो टेलर का जैसे एक इंसेंटिव प्लान था, डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। सो दैट हैड अ फार्मूला, राइट, कि एक पर्टिकुलर यूनिट्स आप बना रहे हो तो ठीक है, बट उससे जैसे ही ज़्यादा हो जाएगा तो आपको हर यूनिट पे एक्स्ट्रा पेमेंट मिलती है। सो दैट वाज समथिंग लॉजिकल, समथिंग फॉर्मूलिक। तो बेसिकली दिस इज़ मोर ऑफ अ साइंटिफिक प्रोसेस, जहाँ पे यू कैन टेक अ डिसीजन बेस्ड ऑन सम परफॉर्मेंस या कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, ऑन द बेसिस ऑफ विच यू कैन कैलकुलेट कि कितना कॉम्पनसेशन बनता है उनको देने का, या फिर कितना देना चाहिए, राइट। यहाँ पे दे रखा है जैसे, इट recognizes the changes in the cost of living, productivity as a basis for the wages change, right? So this was about it. एक होता है प्रिंसिपल्स, कि जैसे ये जो कॉम्पनसेशन एडमिनिस्ट्रेशन या पॉलिसी वगैरह जो बना रहे हो, इसमें क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। पहली चीज़ कि इंटरेस्ट्स दोनों के पूरे होने चाहिए, मैनेजमेंट भी नाराज़ ना हो, एम्प्लॉयज़ भी नाराज़ ना हो, वर्कर्स भी नाराज़ ना हो, राइट। क्लियरली एक्सप्रेस्ड इन राइटिंग, ताकि सबको अच्छे से कम्युनिकेट हो जाए, कोई भी, है ना, वो ना हो, वेगनेस ना रहे। इट शुड ड्यूली इनकॉर्पोरेट द डिफरेंसेस इन द जॉब, मतलब दिखना चाहिए, ऐसा ना हो कि दो जॉब्स, एक बहुत लेबर वाली जॉब है ना, दूसरा थोड़ी चिल जॉब है, आप दोनों को अगर सेम लेट से सैलरी दे रहे हो, दैट इज़ नॉट फेयर, राइट। देन और भी चीज़ें होती है, जैसे इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। देन देयर शुड बी एडजस्टमेंट, कि कोई कंप्लेंट्स वगैरह आती हैं तो उन्हें कैसे हैंडल कर रहे हो आप। देन अंडरस्टैंड द वेज पॉलिसी, इट शुड बी चेक्ड अगेंस्ट द फॉर्मुलेटेड पॉलिसीज़, मतलब बेसिकली ओवरऑल ऑब्जेक्टिव से जैसे अलाइन करना है, ठीक है। इसमें अगेन जनरल सी बातें लिखनी है। इट शुड बी इवैल्यूएटेड फ्रॉम टाइम टू टाइम, है ना, ताकि आप इसको अपडेट रख सको,
फीडबैक ले लेना चाहिए ताकि इम्प्रूव कर सको। देन performance should be checked against the standards and the rating should be done periodically to determine the performance linked pay। मतलब ऐसा नहीं है कि 2 साल पुरानी इवैल्यूएशन पे अभी भी आप पेमेंट दे रहे हो, राइट। सो अगर परफॉर्मेंस लिंक्ड है अगर आपकी पेमेंट्स, तो परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन भी टाइमली होना चाहिए, ठीक है। ये सब चीज़ें आती हैं। सिस्टम्स ऑफ कॉम्पनसेशन, अगेन टाइम बेस्ड सिस्टम जिसमें कितना टाइम लगाया है, पीस रेट सिस्टम की कितने यूनिट्स बनाए हैं। जैसे मान लो किसी 2 वर्कर्स हैं, उनको मैंने बोला एक घर बनाने को, राइट। अब वो घर तो बनाना है आपको, लेकिन अगर मैं बोलूँ टाइम बेस्ड आपको बनाना है, तो वो क्या करेंगे कि धीरे धीरे काम करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है जितने ज़्यादा दिन उतने ज़्यादा पैसे। लेकिन वहीं मैं बोल दूँ कि पीस रेट सिस्टम है कि आपने जितने सारी चीज़ें बेसिकली जितने नंबर ऑफ़ यूनिट्स, ओके यहाँ पे अब घर पे अप्लाई नहीं होगा, बट लेट्स से कोई और फैक्ट्री में आ गई कि कितने नंबर ऑफ़ यूनिट्स बनाने हैं, और मैंने बोला जितने ज़्यादा यूनिट्स बनाओगे उतने ज़्यादा पैसे मिलेंगे। तो वो फटाफट फटाफट बनाएंगे ताकि वो कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट्स बना सकें और ज़्यादा पैसे ले सकें। सो टाइम में वो धीरे धीरे काम करेंगे जानबूझ के, पीस रेट में वो जानबूझ के जल्दी जल्दी काम करेंगे। सो कहीं भी मोस्टली यही बेटर होता है पीस रेट सिस्टम, बिकॉज टाइम वेज सिस्टम इज़ थोड़ा वो डाइसी, वहाँ पे इट मे स्लो डाउन द प्रोडक्शन एट्सेट्रा। बट अगेन हर एक का अपना वो रहता है डिफरेंस, बिकॉज देयर कुड बी टाइम्स जब टाइम वेज सिस्टम भी अच्छा होगा। जैसे लेट्स से कोई चीज़ है जहाँ पे क्वालिटी बहुत मैटर करती है, तो आप चाहोगे कि वो भाई चाहे स्लो बन जाए बट अच्छा बनना चाहिए। तो वहाँ पे अगर आपने पीस रेट सिस्टम दे दिया तो वो तो फटाफट बना लेंगे, बिकॉज़ वर्कर्स को थोड़ी कोई फ़र्क पड़ रहा है क्वालिटी से, बिकॉज़ दे आर लाइक हमें तो यूनिट के बेसिस पे मिलेगा ना पैसा। तो हम तो जल्दी जल्दी बनाएंगे, क्वालिटी पे ध्यान नहीं देंगे। बट आपको चाहिए क्वालिटी अच्छी हो, तो फिर आप टाइम बेस्ड सिस्टम भी यूज़ कर सकते हो। इवन और भी चीज़ें होती है, जैसे आप लेट्स से किसी काम में हो एंड वो वेस्टेज बहुत करते हैं, राइट। किसी काम को यूनिट्स को बनाने में, तो आप बोलते हो कि भाई तू धीरे बना ले, वेस्टेज मत कर, बिकॉज वो ब्लीड आउट कर रहा है आपके रिसोर्सेज को और आपको पता भी नहीं चल रहा, राइट। सो दिस इज़ ऑल्सो देयर। तो ऐसे बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं जहाँ पे वो यूजुअली जो लेबर यूनियंस होते हैं ना, उनको यही वाला पसंद होता है, टाइम बेस्ड सिस्टम, बिकॉज दे आर लाइक उसमें तो हम एक्सप्लॉयट हो रहे हैं, राइट। ऑल्सो इट इज़ ये भी बोल सकते हो कि टाइम बेस्ड सिस्टम में देर इज़ लॉट ऑफ इक्वालिटी, है ना। पीस रेट सिस्टम में आप बोलोगे कि यार दूसरे वाला अगर जल्दी से बना सकता है, ज़्यादा यूनिट्स बनाता है, तो उसे ज़्यादा वेजेस मिल रहे हैं, मेरे को तो इतने कम मिल रहे हैं। टाइम वेज में क्या है, सबको बराबर मिलेगा, राइट। सो क्वालिटी वाले पॉइंट्स तो ऐसा नहीं है कि दोनों दोनों में से सिर्फ एक ही प्रेफर होता है, दूसरा वाला भी एट टाइम्स आप कर सकते हो प्रेफर, राइट। इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज़ इंसेंटिव प्लान्स।